एक घने जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू और अपनी सास बबली के साथ रहा करती थी। बबलू एक कपड़े की दुकान में काम करता था और उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, जिसकी वजह से घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके यहाँ पर फ्रिज, टीवी, एसी सब कुछ था। एक बार बबलू काम के लिए निकलता है तो उस पर एक कौवा हमला कर देता है, जिससे बबलू बहुत बुरी कदर घायल होता है। घायल होने की वजह से बबलू का बहुत सारा खून निकल जाता है और उसे शरीर में कमजोरी आ जाती है। फिर बबलू को कई महीनों का बेड रेस्ट के लिए सलाह दी जाती है। पीलू, अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अब मैं तुम लोगों पर बोझ बन गया हूँ। नहीं जी, आप हम पर बोझ नहीं बने हैं। क्या जब आप अपनी जिम्मेदारी निभाते थे तो हम लोग आपके लिए बोझ थे? ये सुनकर बबलू खुश होता है और बबली भी खुश होती है। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी और आपको बिल्कुल ठीक करके ही रहूंगी। अरे लेकिन पीलू, इलाज के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी जो जमा पूंजी थी वो तो अभी खर्च हो गई। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप दवाई खाइए और आराम कीजिए। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बबलू की हालत वैसी की वैसी ही रहती है। माँ जी, बहुत दिन हो गए हैं, घर की पूरी कमाई बंद है, हमें बबलू का अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाना है। बहू, तू सही कह रही है, लेकिन हमारे पास पैसे आएंगे कहाँ से? अब तो घर का राशन भी खत्म होने लगा है और बबलू की महंगी दवाइयाँ भी खरीदनी है। माँ जी, मुझे काम की तलाश करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे हमारा घर चल सके। अगले दिन पीलू काम की तलाश के लिए निकलने लगती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं शाम तक कोई न कोई काम जरूर ढूंढ के लाऊंगी। हाँ पीलू, अच्छी कोशिश करना, क्योंकि हमारे घर की हालत बहुत खराब है। इस तरह से पीलू बहुत दूर दूर तक पक्षियों के पास काम मांगने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता है। ऐसे ही बारिश का मौसम आ जाता है। पीलू फिर से काम की तलाश में निकल जाती है। सुंदरी काकी, मुझे कुछ काम दे दो, मेरे पति की हालत बहुत खराब है। अरे बेटी, मेरे पास तेरे लायक कोई भी काम नहीं है। इस तरह से पीलू और भी बहुत लोगों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। फिर निराश होकर पीलू एक कालू कौवे के पास जाती है, जो गर्मा गर्म पकोड़े भजिया तल रहा था। कालू भैया, क्या आप मुझे अपने यहाँ काम देंगे? मैं अच्छा खासे पकोड़े तल लेती हूँ। ए पीलू, मैं तुझे कोई काम नहीं दे सकता। मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं किसी को काम में रखूँ। वैसे भी आजकल तेल गैस का दाम बहुत बढ़ गया है, तू कहीं और जा। पीलू बहुत निराश होकर वापस अपने घर आ जाती है। अरे पीलू, इतने दिन हो गए, तुझे काम नहीं मिल रहा है क्या? पीलू रोने लगती है। क्या बताऊं माँ जी, मैं तो पूरे जंगल में भटक ली, लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है। वो भजिया वाला कालू कौवा भी मुझे दुत्कार कर भगा दिया। पीलू, ऐसा करते हैं कि तू भजिया बनाने का काम शुरू कर दे। आलू के भजिए, मिर्ची के भजिए, प्याज के भजिए। मैं गर्मा गर्म चाय बनाया करूँगी। बारिश का मौसम आ गया है, पक्षियों को चाय और पकौड़े बहुत पसंद आएंगे। वाह माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हम हरिया काका से कुछ उधार का किराना ले आते हैं और अपनी दुकान शुरू कर देते हैं। अगले दिन से दोनों सास बहू एक छतरी के नीचे पकोड़े और चाय की दुकान शुरू कर देते हैं। उनकी चाय और पकोड़े बहुत जल्द ही बिकने लगते हैं और बहुत सारे पक्षी उसके दीवाने हो जाते हैं। अरे वाह, क्या चाय और पकोड़े हैं! ऐसे तो मैंने पूरे जंगल में कभी नहीं खाए। ऐसे चाय पकोड़े तो मेरे घर में भी नहीं बनते। मैं तो इसका दीवाना हो चुका हूँ। थोड़े ही दिनों में पीलू और बबली की बहुत अच्छी आमदनी होने लगती है। उस पैसों से वे लोग बबलू का इलाज कराते हैं और जल्द ही बबलू ठीक हो जाता है। अब बबलू भी अपनी माँ और पत्नी के काम में हाथ बटाने लगता है और उनकी छतरी के नीचे की दुकान एक पक्की दुकान में तब्दील हो जाती है। इस तरह से पीलू, बबली और बबलू अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। वंदनपुर में पीलू नाम की चिड़िया अपने बीमार पिता के साथ रहती थी। वो टोकरियां बनाकर जंगल में बेचा करती थी और अपने पिताजी का गुजारा किया करती थी। पिताजी, मैं टोकरियां बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ, आप दवाइयाँ खा के आराम कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ज्यादा देर नहीं लगाना, और हाँ, तुम भी खाना टाइम पे खा लेना। चलिए, आप ना आराम कीजिए, मैं चलती हूँ।
ऐसा कह के पीलू चिड़िया टोकरियाँ बेचने के लिए जंगल चली जाती है। पीलू ऐसे पुकारती है, टोकरियाँ ले लो, टोकरियाँ, अच्छे अच्छे सुंदर रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी पहुँचती है। पीलू उससे कहती है, सुंदरी बहन आओ आओ, ये लो टोकरी अपने घर पे सजाना। यह टोकरी कितने की है पीलू? पीलू कहती है, सिर्फ 100 रुपए की है सुंदरी बहन, ले लो ना, बहुत मजबूत है। सुंदरी टोकरी को अच्छे से चेक करती है और 2 टोकरियाँ खरीद कर वहाँ से उड़ जाती है। पीलू बहुत देर तक वहीं पे बैठी रहती है। फिर वह सोचती है, पूरा दिन निकल के जा रहा है मगर सिर्फ 2 टोकरियाँ ही बिकी है, इससे तो पिताजी की दवाई नहीं आएगी। मैं अब दूसरे जंगल में जाकर टोकरियाँ बेचती हूँ, शायद वहाँ पर कोई पक्षी खरीद ले। ऐसा सोचते हुए पीलू चिड़िया दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। दूसरे जंगल में जाकर अपनी दुकान लगाती है। टोकरी ले लो, टोकरी रंग बिरंगी टोकरी। तभी वहाँ पर बदमाश बास आता है और वह पीलू चिड़िया को छेड़ते हुए कहता है, अरे तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी टोकरियाँ बनाई हैं। क्या इस जंगल में नई आई हो? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है, तुम अकेली हो क्या? बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग करने लगता है। अरे मुझे भी दिखाओ कैसी टोकरियाँ हैं। हा। इसको सुन के पीलू चिड़िया दुखी होकर रोने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस बास से बचाओ। पीलू चिड़िया बास से कहती है, अरे बास जी मुझे जाने दो, मैं तो गरीब दुकान वाली हूँ। बास उसकी एक नहीं सुनता और जोर जोर से हंसता रहता है। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता पीलू चिड़िया, हा। मैं तेरी सारी टोकरियाँ लूट लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कालू कौवा पहुँचता है। कालू कौवा के साथ उसके 3 दोस्त भी होते हैं। वह सब मिलकर देखते हैं कि बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग कर रहा है और उस बास पर ये सारे मिलकर हमला कर देते हैं। बास पिटाई खाकर वहाँ से भाग जाता है। पीलू कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ पे टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन मैं तो मेरी जान पर बनाई। अगर ये टोकरियाँ चोरी हो जाती तो मैं अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाती। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे आप चिंता मत करो, ये टोकरियाँ मैं खरीद लेता हूँ। इस तरह पीलू चिड़िया सारी टोकरियाँ बेचकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू कौवा रोज रोज पीलू चिड़िया के जंगल जाता था। कालू कौवे को पीलू चिड़िया पसंद आने लगी थी। पीलू चिड़िया भी कालू कौवे को पसंद करने लगी थी। एक दिन कालू कौवा पीलू से कहता है, पीलू मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पीलू शर्माते हुए कहती है, हाँ कालू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को छोड़ नहीं सकती। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे बस इतनी सी बात, अरे शादी कर तो मैं तुम्हारे पिताजी का भी ख्याल रखूंगा, वो हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है। थोड़े दिन के बाद कालू कौवे और पीलू चिड़िया का विवाह हो जाता है और वह दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। सुंदरपुर नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, उसने नाव चलाना सीख लिया और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना भी सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ। मैं जितने धन कमाना चाहता हूँ उतना कमा सकता हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे उसके मन में बहुत घमंड चढ़ गया था। बड़े घमंड से वह सब लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। उसी गांव में आचार्य जयसूर्या भी अपना डेरा लगाए हुए रहते हैं। तो वह इस बालक को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इसे शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। भवती भिक्षां देहि। तो उस लड़के ने पूछा, तुम कौन हो और ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हो? कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आचार्य ने कहा,
मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को कुछ समझ में नहीं आई, तो उसने कहा, उसका मतलब क्या है? किसी के भी मन को वश में कर लोगे? तो आचार्य कहते हैं, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। वह लड़का आचार्य यह कहने पर भी कुछ नहीं समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? शासन तो राजा बनाते हैं और प्रजा पालन करते हैं। हंसते हुए आचार्य ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। आचार्य की यह सब बातें सुनकर अपनी गलती की एहसास हो जाती है राजू को। तब राजू आचार्य को विनम्रता से नमस्कार करते हुए कहता है, गुरुवर्य, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने हुनर को सराहने से ज्यादा घमंड कर रहा था। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद राजू किसी के सामने अपने हुनर का डींगे नहीं मारता था और एक अच्छा और प्यार भरा इंसान होके अपनी जिंदगी बिताने लगा।